नमस्कार। सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुद्रा के जो चैप्टर्स हैं, पूरा जो यूनिट मुद्रा पर आधारित है उसे आज हम आरंभ कर रहे हैं। और अब हम आरंभ करेंगे ठीक वहाँ से जहाँ से मुद्रा का आविष्कार हुआ है। इसके पश्चात हम पूरे मौद्रिक जगत और मौद्रिक अर्थशास्त्र की चर्चा बारी बारी से विभिन्न वीडियोज़ के जरिए करते रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर आपको आरंभ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन अब जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। व्यक्ति के जीवन में मुद्रा, आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि मुद्रा का क्या महत्व है, तो आप पाएंगे कि मुद्रा का बहुत महत्व है। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तभी से उसे किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जन्म लेते ही उसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है। उसे सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्र में लपेटा जाता है। ये वस्त्र बिना मुद्रा के संभव नहीं है। इनको कैसे खरीदा जाएगा? इसलिए यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यंत मुद्रा के बिना उसका कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मानव सभ्यता के इतिहास में विज्ञान की प्रगति में आग का, प्रौद्योगिकी की प्रगति में जो पहिए का महत्व है, वही आर्थिक प्रगति में मुद्रा का महत्व है। मुद्रा का आविष्कार मानव जाति के संपूर्ण आर्थिक विकास में और अब तक के आर्थिक इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है। प्रारंभ में जब मनुष्य ने सभ्य होने के प्रयास किए, तब उसने जंगलों में अपने आप को दूसरे प्राणियों से बचाने के लिए आग का इस्तेमाल किया। अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वृक्षों के पत्तों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जब वह कच्चे कंदमूल, फल और कच्चे मांस की अपेक्षा पकाकर खाने लगा तो आग उसके लिए महत्वपूर्ण होती चली गई। साथ ही जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह जान गया कि किस प्रकार से कोई बीज जब धरती पर गिर जाता है तो उससे पौधे उग आते हैं, ऐसी अवस्था में उसने कृषि करना सीखा और इस प्रकार मानव की सभ्यता का यह सफ़र चल निकला। सभ्यता के इस सफ़र में उसने खेती करना सीख लिया। धीरे धीरे उसने खेती के साथ साथ जब पहिए का आविष्कार हुआ तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करना सीख लिया। यह सब विनिमय से होता था।
जब वस्तु विनिमय होने लगा, एक व्यक्ति अपनी वस्तु देकर दूसरे की वस्तु खरीदने लगा और यह वस्तु विनिमय बहुत लंबे समय तक चला। किंतु वस्तु विनिमय की अनेक कठिनाइयाँ सामने आ रही थीं, जैसे कितनी वस्तुओं के मूल्य कितनी वस्तुओं के लिए तय किए जाएं। मूल्य मापन सबसे बड़ी समस्या थी। साथ ही जब मूल्य मापन के साथ साथ अन्य समस्याएं भी सामने आने लगी, जैसे धन को संचय करने में असुविधा, मूल्य के हस्तांतरण करने में कठिनाई, भविष्य में भुगतानों को करने में कठिनाई और वस्तुओं की अविभाज्यता। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाय देकर अनेक वस्तुएं खरीदना चाहे तो यह संभव नहीं होगा। यदि वे अनेक वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों से प्राप्त करनी हों तो निश्चय ही गाय जो है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अविभाज्यता भी एक प्रकार की समस्या हुई। इसलिए धीरे धीरे वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा का स्थान विनिमय के लिए बन गया। लेकिन आप देखिए कि प्रारंभ में यह समस्या रही कि आखिर कौन सी वस्तु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा वही वस्तु बन सकती थी जो सामान्य रूप से स्वीकार हो, जिसको समाज हिसाब की इकाई के रूप में काम में ले सके, जो विनिमय के माध्यम के साथ साथ मूल्य का मापन भी कर सके और धन का संचय भी जिसमें आसान तरीके से हो जाए। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा कि कौन सी वस्तुओं को हम मुद्रा के रूप में काम में ले सकते हैं। आरंभ में मुद्रा के रूप में पशुओं की खालों को इस्तेमाल किया जाने लगा, पशुओं के खुरों को इस्तेमाल किया जाने लगा। धीरे धीरे जो लोग समुद्र के आसपास रहते थे, उन्होंने समुद्री वस्तुओं, सीपियों, कौड़ियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया और फिर कुछ स्थानों पर जहाँ इस प्रकार की वस्तुएं नहीं थीं, वहाँ उपभोग वस्तुओं को भी स्वीकार किया जाने लगा। मुद्रा के रूप में चावल को इस्तेमाल किया जाने लगा, मछली को, कहीं कहीं नमक को। तो जो वस्तु जहाँ पर प्राप्त थी वहाँ पर उन्हीं वस्तुओं ने मुद्रा का रूप धारण कर लिया। कौड़ी को बहुत लंबे समय तक मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया गया। भारत में आज भी इसीलिए कहावत है 2 कौड़ी का। तो कौड़ी
जो थी उसे बहुत महत्व की वस्तु माना गया था, क्योंकि मुद्रा के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये सारी चीज़ें, किसी विशेष पदार्थ को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाना, उस देश की समाज की स्थिति, देश की जलवायु, वहाँ की सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के स्तर, अनेक बातों पर निर्भर होता था। इसीलिए इन सब वस्तुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया। और जब धातु का आविष्कार हो गया, जब मनुष्य की सभ्यता का नया युग प्रारंभ हुआ, जो धात्विक युग कहलाता है, उस धात्विक युग के आते ही स्वर्ण और चांदी संभवतः प्रथम ऐसी धातुएं थीं जिनका मनुष्य को सर्वप्रथम पता लगा और जिनका उसने प्रयोग किया। ऋग्वेद में इन दोनों धातुओं की चर्चा की गई है। यद्यपि स्वर्ण का पता सबसे पहले लगा था, परंतु मुद्रा के रूप में इसका उपयोग 19वीं शताब्दी के पूर्व विशेष रूप में नहीं हुआ था। वास्तव में यदि देखा जाए तो उस समय यह इतना दुर्लभ था कि विनिमय माध्यम के रूप में इसका प्रचलन काफ़ी कठिन हो गया था। प्राचीन यूनान में और रोम में वहाँ के निवासी तांबे का प्रयोग करते थे, और जिन देशों में जिस धातु की बहुतायत से उपलब्धि थी, उन देशों ने उन्हीं धातुओं के सिक्कों का प्रयोग मुद्रा के रूप में आरंभ कर दिया। सोने और चांदी के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप में ये सर्वस्वीकार्य मुद्रा का कार्य करते हैं, भले ही समाज की प्रथा अथवा कानून कुछ भी क्यों न हो। समय के व्यतीत होने पर जैसे जैसे राज्य की शक्ति बढ़ती गई थी, वैसे वैसे राजाओं ने जालसाजी को रोकने के लिए सिक्कों का रूप, आकार और भार निर्धारित कर दिया, और उसमें शुद्धता के प्रमाण स्वरूप वे उस पर अपने ठप्पों के चिन्ह अंकित करने लगे। ईसा पूर्व 700 वर्ष में प्रचलित सिक्के हमें खुदाई में पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मुद्रा के रूप में सिक्कों का प्रचलन किया गया था। भारत में जो सिक्के चलते थे वे स्वर्णमान और रजतमान के साथ साथ, क्योंकि स्वर्णमान और रजतमान इन दोनों के जो सिक्के थे उन्हें टकसाल में जाकर प्राप्त किया जा सकता था। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना सोना और चांदी ले जाकर टकसाल में स्वर्ण और रजत के सिक्के बनवाकर उन्हें विनिमय के रूप में काम में ले सकता था। तो मुद्रा का यह रूप जो धातु का था, उसके अंतर्गत
यदि किसी के पास सिक्के अधिक हो जाएं, तो वह उस धातु को गलाकर गहने और बर्तन इत्यादि बना लेता था। और जब किसी के पास में मुद्रा की कमी हो जाती थी, तो वह इस सोने को ले जाकर टकसाल में जाकर सिक्के बनवा सकता था। ये राजकीय टकसालें होती थीं, जहाँ राजाओं के द्वारा सब कुछ तय होता था और व्यक्ति को बहुत कम कीमत देकर और कई बार इन्हें निःशुल्क रूप से भी बनाया जाता था। मुख्य सिक्कों के रूप में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन सहायक मुद्रा के रूप में तांबे और पीतल के सिक्के भी चलते थे। लेकिन धीरे धीरे मौद्रिक इतिहास में इन धात्विक सिक्कों के अंतर्गत भी अनेक समस्याएं आने लगी, और ये समस्याएं तब और अधिक व्यापक हो गई जब औद्योगिक विकास हुआ, क्योंकि धातुओं का प्रयोग उद्योगों में अधिक होने लगा। और जब धातुएं उद्योगों में काम आने लगी, तो इन्हें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तब उस समय यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से खराब होने लगी, और जब ये अर्थव्यवस्था खराब हुई तो उन्होंने इस स्वर्णमान और रजतमान को छोड़कर मुद्रा के रूप में कागजी मुद्रा को इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। कागजी मुद्रा के प्रारंभ होने पर अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आई, जिसमें सबसे पहले विश्वास की समस्या थी। इस विश्वास आश्रित मुद्रा को चलाने के लिए सर्वप्रथम इसके पीछे स्वर्ण और चांदी के कोष रखे गए, सरकारी प्रतिभूतियां रखी गईं, और फिर धीरे धीरे उनको कम किया गया। मुद्रा पर यह छापा गया कि मैं वचन देता हूँ, मैं धारक को वचन देता हूँ कि मैं उसे इतने रुपए अदा करूँगा। उसमें यही था कि यह वचन देश की मुख्य मुद्रा के रूप में होता था। आज भी प्रत्येक राष्ट्र की एक मुख्य मुद्रा होती है। भारत में यह प्रमुख मुद्रा जो है वह 1 रुपए का सिक्का है, जो कि देश का प्रमुख सांकेतिक मुद्रा है। तो क्योंकि यह रखने में आसान थी, विनिमय में आसान थी, और इसे
बहुत आसानी से संग्रह किया जा सकता है। इसलिए मौद्रिक धातु की अपेक्षा कागजी मुद्रा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, लोगों को एक दूसरे के लेन देन करने में प्रमाण पत्रों के प्रयोग की आवश्यकता हुई, और जब इस प्रकार के लिखित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता महसूस हुई जो कि मुद्रा की अपेक्षा उनके उस लेन देन का प्रतिनिधित्व करती थी, तो धीरे धीरे बैंकों में इस परिवर्तनशील कागजी मुद्रा या बैंक नोटों की अपेक्षा बैंकों के साख मुद्रा पर और अधिक चलन हो गया और लोगों का भरोसा बढ़ गया। आज भी हम किसी भी व्यक्ति से पेमेंट लेते समय चेक को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे बैंक मुद्रा ने इस प्रकार की कागजी मुद्रा का, धात्विक मुद्रा का स्थान ले लिया। यही नहीं, वर्तमान में ई मुद्रा ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करके ई मुद्रा ने इन सब चीज़ों का स्थान ले लिया। आज आप पेमेंट के लिए ना तो सिक्के जेब में रखते हैं, ना नोट जेब में रखते हैं, ना चेक बुक जेब में रखते हैं, और ना ही कोई इस प्रकार के ड्राफ्ट इत्यादि जेब में रखे जाते हैं। आपके बैग में कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पेन रखें, आप चेक बुक रखें। तो अब केवल आवश्यकता रह गई है कि आप अपना डिजिटल मनी का इस्तेमाल करें। अपने मोबाइल से कितने भी रुपए को आप अपने बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं। तो आज की मुद्रा का ये जो सफ़र है ये बहुत लंबा रहा है, और वर्तमान में जिस प्रणाली में हम जी रहे हैं, जिस डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के मॉनेटरी सिस्टम की अपनी कमियां होती हैं, और धीरे धीरे जब उसकी कमियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो वह नई मुद्रा का जन्म हो जाता है। इस प्रकार आज का ये वीडियो मुद्रा के उद्भव और आज तक के विकास का आपको मैंने समझाया है, और अब आगे हम मुद्रा के मूल्य और मुद्रा का अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का प्रभाव है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।